This is an ABP Life podcast. राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है। कांग्रेस को जनता ने मात दी है। विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ गए। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल गया। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर संवाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लंबा हैं। अलका जी, संवाद पर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका राजेश जी। सबसे पहले 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस के परफॉर्मेंस आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी परिणाम आए हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की बहुमत के साथ एक बड़ी जीत, या छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में खासतौर से 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भूमिका दे रही, क्षमता में थे। अब हम विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी, हम लोग चुनाव हारे नहीं है, परिणाम कर रहे हैं। हार तब होती है जब आप मैदान छोड़ देते हैं, दिखा देते हैं। हम मैदान में बने हैं और विपक्ष के धर्म और भूमिका इन तीनों रहेंगे। तमाम प्री पोल और एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की वापसी हो रही है, तो कहाँ पे चूक हो गई? बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं। जितने एग्जिट पोल है, मैं अगर उसमें ना भी जाऊँ तो हमारा अपना जो इंटरनल सर्वे थे, जो जमीनी हकीकत थी, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान की सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई माहौल नहीं था। और मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी था, एक बदलाव लोग चाह रहे थे और वोट कर रहे थे, हमें यही था। लेकिन सभी के लिए ये जो परिणाम है, खासतौर से छत्तीसगढ़ और आपके मध्य प्रदेश, वो हम सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाले रहे हैं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व उन राज्यों में चुनाव लड़वा रहे थे, अभी भेजे गए बाद में, वो भी दिल्ली लौटे नहीं है। कार्यकर्ताओं से, विधायकों से जो जीते हारे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। स्वाभाविक है, इस पे मंथन होगा क्या कारण रहे और क्यों इस तरह का फैसला आया है। तो अभी आगे लोकसभा चुनाव है, तो उससे पहले पार्टी क्या सबक लेगी इस हार से? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, हार हो या जीत हो, हम सबक दोनों से लेंगे। तेलंगाना में हम टक्कर में नहीं थे। बीआरएस और बीजेपी आमने सामने थी। बीजेपी को हमने वहां से ढकेला और हम सेकंड पे आने के बाद पहले नंबर पर आ गए। और हमने इससे पहले दक्षिण भारत का कर्नाटक में भाजपा की डबल इंजन सरकार को जो है वो हराया पूरी तरीके से। और पूरा आज दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो चुका है ना। तो वहां पर हमने जीत के कैसे हासिल की। और आप कहेंगे यहाँ पर हार का भी मंथन होगा, स्वाभाविक है। गहलोत जी ने बिल्कुल कहा कि अगर वो चुनाव जो उन्हें लग रहा है उन्हें बहुमत मिलना था, अगर नहीं मिलेगा तो दो कारण, ईडी का पूरा वहां पर खेल जो जमीन पे चल रहा था, ईडी का रोल कहें, या कन्हैया लाल के मुद्दे को उठाकर सांप्रदायिक करने की जो कोशिश की गई, या एक विक्टिम कार्ड मोदी जी हमेशा जो खेलने में कामयाब होते हैं, है ना, कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन जब हम जातीय जनगणना में ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार देने की बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, कोई जाति नहीं है, सब गरीब ही एक जाति है। तो ये सब चीजें जो सांप्रदायिकता करने की बात, ईडी का बड़ा रोल, उन सब चीजों में जो है भाजपा वहां पर हमें दो फाड़ दिख रही थी। वसुंधरा जी नाराज चल रही थी और इस सब चीजों पर, लेकिन वहां पर भी बिल्कुल वो चीजें कामयाब हुई, भाजपा के फेवर में गई। छत्तीसगढ़ बिल्कुल महादेव ऐप का जो बड़ा एक लोगों की जो हमारे काम थे, गारंटी थी, जिससे हम चुनाव में पढ़ रहे थे, महादेव ऐप को मुद्दा बनाया गया। मोदी जी यूएई गए थे अभी 1-2 दिन पहले, है ना। तो जो आरोपी था उसे अपने साथ जहाज में ले आते ना, लेकिन उन्होंने तो उसके बाद कभी चर्चा ही नहीं की। हम आज भी चुनौती देते 2024 से पहले महादेव ऐप को मुद्दा बनाकर, और ईडी को वहां पर छत्तीसगढ़ में भेज कर चुनाव जीते हैं। अब वो मुद्दे आपके लिए अब रहेंगे। कन्हैया लाल को आप न्याय दिलाएंगे? नहीं, एनआईए के अधीन केस चल रहा है ना 1 साल से, अमित शाह जी की देखरेख में, और आपने फांसी के तख्तों पर पहुंचाने की बजाय बेल देने का उन्हें काम कर रहे हैं। तो ये लगता है हो सकता है कहीं हम कन्हैया लाल के साथ हुए अन्याय और उनकी हत्या के खिलाफ जो है लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचा पाए, इनका झूठ बिका वहां पर कि गहलोत सरकार ने न्याय नहीं दिया, जबकि सच्चाई है न्याय
केंद्र की सरकार को देना था, जो उन्होंने नहीं दिया है। तो वही बात है, मुद्दों को अंत टाइम हर एक चेहरे और एक नाम के इर्द गिर्द घुमाकर जो है करने में वो बहुत माहिर है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर गहलोत सरकार की स्कीम्स थी वो काफी लोकप्रिय थी, उसके बावजूद अगर वो सरकार हारी है तो उसकी वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, आप अगर उठाएंगे तो 2018 से पहले हमारे पास सिर्फ 22-23 सीटें थी और हमने वहां से सीधा बहुमत हासिल किया 18 में, है ना। लेकिन आज हम 70 सीटों पर हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी बहुत बुरी हाल है और हम वापिस जो सबसे मिनिमम नंबर रहा है हमारा 28 के करीब, वहां पहुंचे हम 70 पे हैं। हम विपक्ष की भूमिका में 500 का एलपीजी सिलेंडर दे रही थी गहलोत सरकार, लोगों ने मोदी जी के 450 रुपए के सिलेंडर पर मोहर लगाई है। अब हम पूरे विपक्ष में बैठेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि 1 दिसंबर 2024 को मोदी जी की गारंटी, पहले था भाजपा की गारंटी, फिर आया नहीं मोदी जी की गारंटी है, तो हम देखेंगे 1 जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बहनों को 450 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर मिलता है या नहीं मिलता। तो देश भर में 1150 का है, 3000 रुपए अब हर बहन के घर खाते में एक तरीके से डलता है। तो हम विपक्ष में है, हम बिल्कुल हारे नहीं है। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, हमारी भूमिका बदली है, सत्ता से विपक्ष में हमें बैठने को एक मजबूत नंबर के साथ हमें लोगों ने दिया है अवसर। हम इसे अवसर के तौर पर देख रहे हैं और हम लड़ेंगे लोगों की लड़ाई को। बीजेपी इस चुनाव में एक स्ट्रेटजी पे काम किया, उसने किसी भी स्टेट में स्लिम फिश प्रोजेक्ट नहीं किया, तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं फायदा मिला उसको? नहीं, भाजपा के अंदर बहुत फूट थी, तो इसलिए उनको यही सूट किया कि हम मोदी जी का नाम, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की गारंटी और ईडी सत्ता धन बल के दम पर लड़े। हमें स्थानीय चेहरों की जरूरत नहीं, और भाजपा ने अपने स्थानीय चेहरों को, रमन सिंह जी हो, वसुंधरा जी हो, आपके शिवराज चौहान हो, इनको खत्म करने का काम किया। मोदी जी के नाम, चेहरे और गारंटी पे चुनाव लड़े हैं। ये भाजपा का भविष्य कितना दूर तक जाता है, ये चिंतन इनको करना है कि मोदी शाह जी के नाम पर आप नगर निगम भी लड़ेंगे, राज्य भी लड़ेंगे और दिल्ली सत्ता भी अपने पास रखेंगे, है ना। अटल जी के समय पे नहीं होता था। आज मोदी जी किसकी देन है? अटल और अडवाणी जी की देन है। एक नई पीढ़ी उन्होंने खड़ी की और उन्होंने भाजपा में इस पीढ़ी को खत्म करने का काम किया है। लोकतंत्र तो है ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नागपुर से तय होते हैं और अगले दिन कुर्सी पे बैठे होते हैं। हमारे यहाँ इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होता है और हमारे जैसे लोग एक वोट से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 सालों के लिए चुनते हैं, है ना। तो कहीं प्लस है, कहीं माइनस है। हमने भी अपने कामों को आगे रखा गहलोत जी के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व कामों पे हम पूरा संगठित होकर आगे लड़ेंगे चुनाव। जो भी परिणाम है, मैं दोबारा कह रही हूँ, स्वीकार है हमें। दक्षिण भारत में जिस तरह से कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, पहले कर्नाटक बीजेपी से छीना, अब तेलंगाना की सत्ता में, तो अब क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि उत्तर भारत में झटका भले लगा, दक्षिण भारत में आप लगातार जो कांग्रेस है वो वहाँ पर आसीन हो रही है अगले राज्यों में। देखिए, अब चुनौती दक्षिण भारत नहीं है, उसने पूरी तरह से भाजपा नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे को पूरी तरह से नकार कर इन्हें वहां से बाहर कर दिया है। बात आती है उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्यों की। वहां हमें ये लगता है जो परिणाम अभी भी आए हैं कि आपका जो धर्म है, आपकी जो आस्था है ना, उसको इतना हावी कर दिया जाता है कि आप अपनी दर्द को, बेरोजगारी और महंगाई की मार को, पीड़ित बेटियों को न्याय नहीं मिला, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हो चाहे हरियाणा, वो सब लोग भूल जाते हैं कि धर्म और आस्था इतना बड़ा एक, मैं कहती हूँ आपको पे पर्दा कई बार डल जाता है। आप उस समय तो भावनाओं में बहकर वोट दे जाते हैं, पर 5 साल फिर वो आपकी वो महंगाई, वो बेरोजगारी, वो अन्याय की तरह क्या इतना दुगनी होना, लोगों को रोजगार ना मिलना, बेटियों को उसके साथ ये सब जो, तो फिर वो मुद्दों को लेकर विपक्ष में कांग्रेस ही लड़ती है और लड़ते आएंगे हम लोग। लेकिन हमें मालूम है राम मंदिर का निर्माण है, हमें खुशी है उस बात की कि ये होने वाला है, जो होना भी है। लेकिन आप उसको चुनावी 2024 का अगर राम मंदिर और उसी के ऊपर सोचेंगे चुनाव हो जाए, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, सरहदें मुद्दे नहीं होंगे, तो ये हमने पुलवामा में देखा पिछली बार 2019 में। मोदी जी ने बाकायदा मंचों से कहा कि 18 साल का पहला मतदाता पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए कमल पर वोट करे। तो ये तो हमें मालूम है कि धर्म हो, सेना हो, है ना, इसके ऊपर राजनीति करके भावनाओं से खेल कर, है ना, आस्था से खेल कर वोट हासिल किए, और ये इनका खेल अभी भी रहेगा। लेकिन हम अपनी सोच, अपने विचार, अपने तौर तरीके, जो गांधीवादी है तो तरीके हमारे हैं, जो मुद्दे हैं, उसको हम निकल लड़ते रहेंगे। एक आखिर में सवाल की, अब अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो इसमें इस परिणाम के बाद किस तरह कांग्रेस के चैलेंजेस बढ़ गए हैं? ये मैं फिर कह रही हूँ, चुनौतियां हमारे या देश के सामने पहले खड़ी थी और अब भी खड़ी है। देश परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा,
हमें ये भी मालूम है चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि भाजपा को सत्ता मुक्त करना है। अडानी को जो पूरी देश की संपत्तियां दे दी गई, बैंक से मोटा कर्ज उनको लेकर आज तक जो है वापिस बैंकों में नहीं आया है, किसान का कर्ज माफ नहीं हो रहा, चुनाव को पूरा राहत और रेवड़ियों के बीच में लड़ा गया, जुमले और गारंटियों के बीच में लड़ा गया। हमें मालूम है ये चुनौतियां थी, आज भी हैं, 24 में भी रहेंगी। 6 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंडिया अलायंस की मीटिंग को बुलाया है। 4 तारीख से संसद का सत्र भी है, स्वाभाविक है, तब मिल बैठकर आगे का रास्ता तय करेंगे। अलका जी, यूपीएल पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी राजेश जी, नमस्कार। This is an ABP Live podcast.